भारत का एक शहर विशुनपुर, आसपास के गांवों की हर जरूरत को पूरा करता हुआ छोटा सा शहर। उसी शहर के दक्षिण की ओर जाता एक सड़क घने वनों से गुजरता और भिरंगी नामक गांव तक जाता। उस शहर के लोगों में एक बात प्रचलित थी। भिरंगी के ग्रामीण काला जादू जानते हैं, टोना टोटका करते हैं। और उससे भी अजीब और डरावनी एक और बात प्रचलित थी, काला हिरन। भाग एक। कहा जाता है कि बिशुनपुर से भिरंगी जाने वाले मार्ग में मौजूद वन में ऐसे तो बहुत से वन्य प्राणी हैं, लेकिन वहां एक काला हिरन भी है जो कभी कभी दिखता है, जिसे कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन जिसे भी दिख जाए उसकी मृत्यु अटल हो जाती। गिनती का 7वां दिन उसका आखिरी होता। 3 जून 2022। शहर का एक बनिया जो कपड़ों का व्यापारी था, वो शहर के अगल बगल में स्थित गांवों के बाजारों में जा जाकर कपड़ों का सौदा करता था। वो भी भिरंगी बाजार जाता था। शहर के फुटकर व्यापारी शाम ढलने से पहले ही अपने सामान समेट लौट आया करते थे। उस दिन वो भी अपना सामान समेटा। वो भी लौट रहा था, वन से होकर गुजर रहा था। अचानक उसकी ओमनी कार ने बीच रास्ते में ही जवाब दे दिया। उसके साथ उसका एक हेल्पर भी था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ओमनी कार स्टार्ट नहीं हुई। शाम की बेला कब रात में ढल गई, इस बात से बेखबर वो उस कार को धकेलने में व्यस्त थे। बनिए के हाथ में एक बड़ी टॉर्च थी, जो वन के गहरे अंधकारमय रास्ते को रोशन कर रही थी। तभी उस बनिए की टॉर्च की रोशनी में एक अति मनमोहक सुंदर प्राणी आया, जिसकी खाल की चमक एक अनोखी छटा बिखेर रही थी। उसने अपने हेल्पर से कहा, अरे वो देखो कितनी सुंदर वो हिरन है। उसके हेल्पर ने उस ओर देखा, वहां कोई भी जीव नहीं था। वो हिरन उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। वो काला हिरन जो उस वन में थी। पहला दिन, सुबह के 8 बजे होंगे। वो बनिया गहरी नींद में था, कोई सपना देख रहा था। वो सोए सोए ही मुस्कुराने लगा। अजी सुनते हो, उसकी पत्नी उसे जोर से आवाज दी। वो हड़बड़ाता उठा। क्या हुआ, उसने अपनी पत्नी से पूछा। इतनी देर तक आप सोते नहीं, आज क्यों सो रहे हो, उसकी पत्नी ने पूछा। आज जोरों की थकान लग रही है, बनिए ने उत्तर दिया। बनिया किसी तरह उठा और अपने रोजाना के काम में लग गया। दूसरा दिन, आज भी बनिया देर से उठा। आज उसे थकान के साथ हल्का बुखार भी आया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लग गया। तीसरा दिन, थकान, बुखार और उसे आज चक्कर भी आने लगे। आज तो वह चलते चलते चक्कर खाकर गिर सा गया। आज उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसकी पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवा दी, उसने दवा खाई। चौथा दिन, आज वो बिस्तर पे पड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उसका शरीर काला पड़ने लगा था। डॉक्टर आया, उसको ग्लूकोज चढ़ाया और चला गया। 5वां दिन, आज भोर सुबह ही वो उठ गया और किसी उन्मुक्त हिरन की तरह उछलता हुआ दौड़ने लगा। शरीर उसका पूरा काला पड़ चुका था। घर वाले बाद में उठे, उसके कमरे में गए, वो वहां नहीं था। उसे ढूंढने लगे। पास ही एक खेत में वो हिरन की तरह दोनों हाथ और दोनों पैर धरती पर टिकाकर चल रहा था। सारे मोहल्ले के लोग जमा हो गए। उसे वहां घास चरते देख सब हैरान हो गए। लोग बातें करने लगे। छठा दिन, उसे घर में रस्सियों से बांध दिया गया। वह हिरन की तरह आवाज निकालता हुआ शोर कर रहा था। सभी घर के आंगन में बैठे शोक मना रहे थे। काले हिरन का श्राप लगा है, सबको खबर हो गई। कुछ मोहल्ले वाले एक बाबा को बुलाने गए हुए थे, जो भिरंगी गांव के मंदिर के पुजारी थे। वो आए, उन्होंने देखा, कुछ मंत्रोच्चार किया। उनकी पत्नी के पास आए और बोले, तुम्हारे पति के लिए देर हो चुकी है, वो खुद को उसे समर्पण कर चुका है। ये गंगा जल इसे प्यास लगेगी तो पिला देना, मैं इसे तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसकी आत्मा जरूर बच जाएगी। वे पुजारी बाबा चले गए। बनिए की पत्नी रोती रही, उसके बच्चे रोते रहे। 7वां और अंतिम दिन, सुबह का समय था। कुछ रिश्तेदार भी पहुंचे हुए थे। सभी के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। माहौल में एक अजीब सी मनहूसियत थी। वो बनिया खाट में बंधा हुआ था। वो हिरन की तरह सिसक रहा था, जैसे कि किसी शिकारी के द्वारा अभी अभी किसी हिरन का शिकार किया गया है और वो हिरन मरने वाला हो, उसकी मृत्यु से पहले की आखिरी पुकार। अचानक वो रुका, पास में रोती पत्नी की ओर देखा। वो रो रही थी, उससे अपनी नजरें फेर कर उसने पानी मांगा। वो सुनी,
पास में पड़े लोटे को उठाई और उसे पानी पिलाई। वो गंगा जल था जो उस पुजारी बाबा ने दिए थे। वो पिया और अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मैं जा रहा हूँ गणेश की अम्मा। गणेश उसके बड़े बेटे का नाम। बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहते के साथ ही उसके प्राणों ने उसका देह छोड़ दिया। उसका चेहरा निस्तेज पड़ गया। उसकी पत्नी का रोना अब और तेज हो गया। रोना सुन सभी एक एक कर वहां जमा होने लगे। भाग 2। 5 मार्च 2023। पद्मा आज सुबह जल्दी उठी, अपना सामान पैक करने लगी। आज उसकी पहली पोस्टिंग थी। कई वर्षों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी। यूपीएससी में उसका रैंक कम था, लेकिन उतना भी कम नहीं कि उसका सिलेक्शन ना हो। किसी छोटे शहर में उसको वहां बीडीओ का पद ग्रहण करना था। 10:36 पर ट्रेन थी, सो वह 9 बजे निकली। दिल्ली में ट्रैफिक जाम बहुत रहता है, इसलिए पद्मा ने रिस्क नहीं लिया। उसका भाई उसे छोड़ने आया। पद्मा बड़ी थी, भाई उसका आईआईटी दिल्ली में पढ़ता था। कुछ दिनों की छुट्टी में आया था। वे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन लाइन पर थी। पद्मा अपना रिजर्वेशन चेक की और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन स्टेशन से छूटी। उसने अपने भाई को हाथ हिलाकर बाय कहा और एक लंबे सफर पर निकल गई। 6 मई 2023। कुछ 2 महीने बीते होंगे पद्मा को विशुनपुर अनुमंडल में अपना पदभार संभाले। वो वहां धीरे धीरे उस छोटे शहर के माहौल में ढलने लगी। वहां प्रचलित किस्से कहानियों से भी अब अनभिज्ञ नहीं रही, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ दकियानुशी किस्से थे। दिल्ली में पाली बढ़ी, मॉडर्न लड़की थी। बहुत मेहनत करने के बाद आज उसकी नौकरी लगी थी। पद्मा अपने दफ्तर में बैठी कुछ परियोजनाओं की फाइल चेक कर रही थी। तभी उसके दफ्तर में उसका भाई दाखिल हुआ। क्या हाल है दी कहते हुए उसे अचानक अपने दफ्तर में देख पद्मा चौंक गई और खुश होती हुई पूछी, तुम कब आए? अभी अभी ही जस्ट आया, उसके भाई कुशाण ने कहा। तुमने फोन क्यों नहीं किया? पद्मा उससे फिर पूछी। वो क्या है ना, तुम्हें सरप्राइज देना था, उसके भाई ने उत्तर दिया। और कैसे आए यहाँ तक? पद्मा ने फिर प्रश्न किया। एक फ्रेंड्स की कार में हम एडवेंचर पर निकले हैं, सोचा तुम्हारे पास आ जाएं, उसके भाई ने उसे बताया। ठीक है, तुम अपने दोस्तों के साथ मेरे क्वार्टर में जाओ, वहाँ दाई अम्मा हैं, मैं उन्हें फोन कर देती हूँ, वे कुछ बना देंगी तुम लोगों के लिए। पद्मा अपने भाई से कहने लगी। तुम भी चलो दी, उसके भाई ने कहा। नहीं, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं फ्री होकर आती हूँ, पद्मा अपने भाई से बोली। थोड़ी देर बाद वे कार से पद्मा के सरकारी क्वार्टर में पहुंचे। वे 3 दोस्त थे, कुशाण, प्रथम और भानु। तीनों कॉलेज के जिगरी फ्रेंड्स हैं। भाग 3। शाम 4:17 हो रहे थे। पद्मा के क्वार्टर में पद्मा के भाई और उसके दोस्त आपस में गपशप मारने में बिजी थे। तभी बाहर उन्हें किसी कार के रुकने की आवाज सुनाई दी। फिर डोर बेल बजी। दाई अम्मा ने द्वार खोला। पद्मा सामने थी। पीछे उसका ड्राइवर हाथों में बैग और फाइलें लिए खड़ा था। पद्मा अंदर आई। ड्राइवर दाई अम्मा को सारी चीजें पकड़ाकर वापस लौट गया। पद्मा का भाई और उसके दोस्तों ने पद्मा को प्रणाम किया और वे चारों वहां लगे सोफा में बैठ बातें करने लगे। दाई अम्मा किचन से चाय बना लाई। दाई अम्मा ने पद्मा से पूछा, बेटी रात के खाने में क्या बनाऊं? नहीं अम्मा, आज आपकी छुट्टी है, आप आराम करो, पद्मा उनसे कहने लगी। दी आप बनाओगी क्या डिनर? कुशाण, पद्मा के भाई ने पूछा। अरे नहीं नहीं, आज कलेक्टर साहब के यहाँ पार्टी है, उनकी बेटी का जन्मदिन है, हम सबको वहीं जाना है, पद्मा उसे बताने लगी। तो फिर मजा आएगा, भानु जो किनारे बैठा था कहने लगा। रात के 8 बजने वाले थे। पद्मा अपने भाई और उनके दोस्तों संग तैयार होकर उनके ही कार में कलेक्टर साहब के मकान में पहुंची। रास्ते में उन्होंने एक गिफ्ट भी पैक करवाई। शहर से थोड़ा निकलकर कलेक्टर साहब का 3 मंजिला मकान था। कलेक्टर साहब 15 सालों से सरकारी सेवा में थे। पद्मा और उसके भाई के दोस्तों को देख उनका अभिवादन करते हुए कहने लगे, आइए आइए वीडियो मैडम। वहीं उनकी 7 वर्षीय बेटी और उनकी मिसेज भी खड़ी थीं। उनकी बेटी को बर्थडे की शुभकामनाएं देते हुए अपने साथ लाए गिफ्ट को उनकी मिसेज को उन्होंने पकड़ा दिया। वहां तरह तरह के पकवान बने थे, नॉन वेज से लेकर वेज व्यंजनों की भरमार थी। पद्मा, उनकी मिसेज और वहां मौजूद लेडीजों से बातें करने में मशगूल हो गईं। कुशाण और उसके दोस्त वहां इधर उधर टहलने लगे। तभी कलेक्टर साहब उन्हें देख वहां पहुंचे और कहने लगे, क्यों, हमारे देश के होनहार नौजवानों, कुछ ठंडा गरम लेना है?
उनके प्रस्ताव को सुनकर भानु और प्रथम मुस्कुराने लगे। उन्होंने हाँ में अपना सर हिलाया। कलेक्टर साहब भी उन्हें देख मुस्कुराने लगे और उन्हें साइड में चलने का इशारा किए। वो तीनों उनके पीछे पीछे आए। कलेक्टर साहब की स्कॉर्पियो पार्किंग में खड़ी थी। वो अपने ड्राइवर को देख बोलने लगे जो वहाँ खड़ा था, वीरेंद्र इन्हें कुछ ठंडा दे दो। वो ड्राइवर स्कॉर्पियो की डिक्की खोलकर एक पेटी ठंडी बियर की बोतल निकली और उन्हें दे दिया। भानु उन बोतलों को छुपाते हुए उस इमारत के कैंपस से बाहर निकाला। वे तीनों अपने कार में बैठ गए। प्रथम बोला, यही बोतलें खोल कर पीते हैं। नहीं नहीं यार, यहाँ दी भी है, उन्हें मालूम चला तो मम्मी पापा को बता देंगी, कुशाण उन्हें रोकते हुए कहने लगा। तब चलो कहीं साइड में, भानु ने उनके बाद कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, कुशाण भानु की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा। वे तीनों कार लेकर थोड़ा दूर निकले। उन्हें एक छोटा सा टीला दिखा। कार को रास्ते में ही रोक वे तीनों बियर की बोतलें लिए उस टीले में चढ़ गए और वहीं पीने लगे। आसपास काफी सन्नाटा था। रह रह कर वन्य प्राणियों की आवाजें भी आ रही थीं। वे भी वहाँ एंजॉय कर रहे थे। यही है ओरिजिनल एडवेंचर, भानु कहने लगा। हाँ यार, हमने बार रेस्टोरेंट में बहुत पी है, लेकिन इस चांदनी रात में जंगल में आज पहली बार बहुत मजा आ रहा है। प्रथम भानु के सुर में सुर मिलते हुए कहने लगा। चांद की चांदनी अपनी छठा बिखेर रही थी, तभी जंगल में विचरण करता एक हिरन जिसकी काली त्वचा चांद की चांदनी में और भी दमक रही थी, प्रथम को दिखा। उसने उन सबको इशारा किया और कहा, अरे वो देखो हिरन खूबसूरत सा। भानु पलटा, उसने भी उस हिरन को देखा और देखता रह गया। कुशाण भी देखा और देखता रह गया। इतना मनमोहक वन्य प्राणी, वो भी एक हिरन, काला हिरन। हिरन एक सुंदर वन्य जीव है। रामायण युग में माता सीता भी सुनहरे हिरन को देख मंत्र मुग्ध हो गई थी और भगवान राम को उनके पीछे उसका शिकार को भेज दी थी, जो उनके हरण का कारण बनी। मारीच की तरह भेष बदले वो भी कोई छलावा थी। भाग 4। वे तीनों दिल्ली लौटे। अभी उन्हें एक दिन भी नहीं हुआ था कि प्रथम बीमार पड़ गया। उसे दिल्ली के एक नामी गिरामी अस्पताल में भर्ती किया गया। वो भी अजीब हरकतें करता, जैसे कोई जंगली हिरन करता, और 7वें दिन उसने भी दम तोड़ दिया। अगले दिन से भानु की भी हालत बिगड़ने लगी। इधर विशुनपुर में पद्मा दिल्ली में उसके भाई और उनके दोस्तों के साथ घट रही घटनाओं से अनजान अपने काम में व्यस्त थी। वो अपने ऑफिस में बैठी फाइलों को चेक कर ही रही थी कि तभी उनका प्यून हाथ में एक लिफाफा लिए उसके ऑफिस में दाखिल हुआ और लिफाफे को पद्मा के टेबल पर रख चुपचाप निकल गया। पद्मा थोड़ी देर बाद उस लिफाफे को खोल पढ़ने लगी। मंत्रालय से कोई गवर्नमेंट नोटिस आया था। कुछ महीनों पहले सरकारी मद से भिरंगी गांव में एक तालाब का निर्माण करवाया गया था। उसी के इंस्पेक्शन के आदेश थे। पद्मा ऑफिस से बाहर आई और अपने ड्राइवर और एक गार्ड को लेकर भिरंगी गांव के लिए रवाना हुई और कुछ देर बाद उस गांव में पहुंच गई। वहां का मुखिया उनका इंतजार कर रहा था। उसके साथ कुछ ग्रामीण भी थे। सबने पद्मा को प्रणाम किया। उसके बाद उसे पैदल ही खेतों के बीच बने तालाब की ओर ले जाया गया। वो अपने मोबाइल फोन से फोटो ली और वापस आने लगी। तभी उसकी नजर टीले पर चट्टानों से बने एक मंदिर पर पड़ी, जो बहुत मनमोहक नजर आ रहा था। उसने गांव के मुखिया के पास उस मंदिर को देखने की इच्छा जताई। कुछ देर बाद वे सभी पहाड़ी टीले की चढ़ाई कर उस मंदिर में पहुंचे। देखा वहां एक पुजारी चट्टान में लेटा हुआ है। वहां ऊंचाई से आसपास का नजारा देखने के बाद पद्मा लौटने लगी। तभी उसे एक मधुर आवाज आई, रुक जाओ बेटी। वो पलटी, सामने देखा वो पुजारी उठ के बैठा हुआ है और उसे अपने पास बुला रहा है। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन वो उस पुजारी के पास पहुंची, उसे झुककर प्रणाम किया और 100 रुपए की नोट उसके पास रख दी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी, उस बूढ़े पुजारी ने कहा। तो बाबा आपको क्या चाहिए? पद्मा उससे पूछने लगी। तो बाबा उसे बताने लगे, तुम पे संकट छाया है बेटी, 3 युवकों में से एक नहीं रहा, अब दूसरे की बारी है, तुम उन्हें मेरे पास लाओ। पद्मा को कुछ समझ नहीं आया। वो तेजी से टीले से उतरकर शहर वापस आ गई। रास्ते भर उस बूढ़े बाबा की बातों को सोचती रही। भाग 5। भानु का आज तीसरा दिन है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, भानु की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उसके पेरेंट्स भी परेशान हैं। भानु की तबीयत में कुछ सुधार ना पाकर उसके पेरेंट्स भानु को एक महंगे अस्पताल में ले आए। साथ में कुशाण भी था। इधर सुबह विशुनपुर में पद्मा ऑफिस से देर रात घर लौटी थी। सुबह के 8 बज रहे होंगे। वो सोई हुई थी। वो सपने में अपने भाई को देख रही थी।
एक घना जंगल। उस जंगल के किनारे एक घर है। उसका भाई उस घर की ओर जा रहा है। पद्मा उसे वापस बुला रही है। अचानक उसका भाई अंधेरे में ओझल हो जाता है। पद्मा उसकी ओर दौड़ती है। तभी उसके सामने एक हिरन आ जाता है, एक काला हिरन जो डरावनी आवाज में चीख रहा था। वो डर जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। वो इधर उधर देखती है, खुद को अपने क्वार्टर में पाती है। वो जब से भिरंगी से लौटी है बेचैन रहने लगी है। वहां के किस्से कहानियां उसके दिलो दिमाग में काले धुंध की तरह छाए हुए हैं। उसे कुशाण की बहुत फिक्र होने लगी। उसने कुशाण को अपने मोबाइल से फोन लगाया। भानु इधर आईसीयू में एडमिट था। बाहर उसके पेरेंट्स के साथ कुशाण भी था। एक दोस्त को वो खो चुका था, दूसरे को वो खोना नहीं चाहता था। वो परेशान था, चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। उसने कॉल उठाई। उधर से आवाज आई, कैसे हो? वो अपनी बड़ी बहन की आवाज सुन रोने लगा और रोते रोते अपने साथ घट रही सारी घटनाओं को बताता चला गया। सारी घटनाओं को सुनकर पद्मा को बूढ़े पुजारी की बातें याद आने लगी। उसने कुशाण से कहा, तुम भानु को लेकर यहाँ आ जाओ। कुशाण फोन काटने के बाद भानु के पेरेंट्स जो आईसीयू वार्ड के बाहर बैठे थे उन्हें सारी बात बताने लगा, मगर उसके पेरेंट्स को कुशाण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भानु को लेकर उसके साथ चलने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद कुशाण ने फिर पद्मा को कॉल किया और सारी बातें बताई। पद्मा सोच में पड़ गई। उसने कुशाण को फौरन अपने पास आने को कहा। कुशाण हॉस्पिटल से बाहर निकला, अपने घर गया, सामान पैक किया। किसी को बताए बिना वो रेलवे स्टेशन की ओर निकला। रात के 12 बज रहे थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हॉस्पिटल में भी गहरी शांति छाई हुई थी, जैसे कोई कब्रिस्तान हो। एक नर्स आईसीयू के वार्ड में प्रवेश करती है। वहां भानु का बेड खाली था, वो वहां नहीं था। वो इधर उधर देखती है। अचानक उसके कानों में बगल के कमरे से कुछ खटपट की आवाज सुनाई देती है। वो उस कमरे में जाती है। वो देखती एक 4 पैरों वाला जीव एक मरीज के बेड में चढ़कर उसके मांस का भक्षण कर रहा है। वो डर से चीखने लगती है और वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। भाग 6। सुबह ट्रेन अपने टाइमिंग में विशुनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। पद्मा अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ स्टेशन के बाहर कुशाण का इंतजार कर रही थी। कुशाण स्टेशन के बाहर आता है। उसे लेकर वो भिरंगी गांव की ओर प्रस्थान करती है। कुछ ही देर में वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां मुखिया जी भी उनका इंतजार कर रहे थे। वे कुशाण को लेकर उस टीले वाली मंदिर के पास जाते हैं। वहां पुजारी बाबा ध्यान लगाए बैठे हुए थे। उन्हें वहां देख पूछने लगते हैं, वो दूसरा वाला कहाँ है? वो नहीं आया। पद्मा उन्हें सारी बातें बताती है। जिसका जैसा नसीब, उसके लिखे को कोई टाल सका है। आज तक सारी बातें सुनने के बाद पुजारी बाबा ने कहा। उसके बाद उन्होंने कुशाण को अपने पास बुलाकर बैठाया और उसके सर पर हाथ रख अपनी ठेठ भाषा में कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे और उसके सर पर फूंक मारने लगे। कुछ देर बाद वे बताने लगे, इस पे उसका श्राप है। वो अभी इसके दोस्त के शिकार पर निकली है, उसके बाद इसके पीछे आएगी। वो कौन बाबा? पद्मा पुजारी बाबा से पूछने लगी। वो हिरन जो श्रापित है, जो सदियों से प्यासी है, वन में भटकती अपना शिकार चुनती, पुजारी बाबा कहने लगे। इतना सुनते ही पद्मा के हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। खुद को संभालते हुए पुजारी बाबा से उस श्राप का निवारण पूछती है। तब पुजारी बाबा उसे उस समस्या का हल बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं, आज से 150 वर्ष पूर्व हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। विशुनपुर में भी अंग्रेजों की छावनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल गॉडविन एडमंड उस छावनी का हेड था। वो एक नंबर का अय्याश, शराबी और शिकार का शौकीन शख्स था। वो हमेशा इस वन में आता और बेजुबान जानवरों का शिकार किया करता और उन्हें भून कर खाता। एक दिन उन्हें खबर मिली कि वन के उत्तर दिशा में हिरणों का एक झुंड आया है। वो अपने कुछ चाटुकार सैनिकों के साथ वन के उत्तर दिशा की ओर गया। वो वन के काफी अंदर तक चला गया। उसे कोई हिरन ना मिला। वो थक हार कर वहीं बैठ गया। कुछ पल बीते होंगे, उसे एक हिरन दिखा। वो झट से पेड़ों के पीछे पोजीशन लिया। उसने गोली चलाई। हिरन भाग गया। वो गोली एक किशोरी बच्ची को जा लगी। वो वहीं गिरी, चिल्लाई माँ, फिर तड़पने लगी। उन अंग्रेजों ने पास जाकर देखा। वे घबराए। वे जंगल छोड़ तेज गति से अपने छावनी की ओर भागे। उस किशोरी बच्ची को मारता छोड़
उस बच्ची के पिता का निधन कुछ वर्षों पहले हो गया था। उसकी सिर्फ एक माँ थी, जिसे लोग देवी मानते थे। वो जंगल में नदी किनारे एक कुटिया में रहा करती थी। लोग ये भी कहते थे कि वो जंगल में काली शक्तियों की साधना करती है। वो बच्ची अक्सर जंगल अपनी माँ से मिलने जाया करती, साथ में उनके लिए भोजन बनाकर भी ले जाती। उस दिन भी वो अपनी माँ के पास जा रही थी। साथ में एक हिरन भी उसके साथ था। जब वो छोटी थी तब उसकी माँ ने उसे एक हिरन का बच्चा उपहार दिया था, जो अब बड़ा हो गया था। भाग 7। जंगल शांत था, चारों ओर पक्षियों की मधुर चहचहाट गूंज रही थी। वो महिला जिसे लोग देवी मानते थे, अपने कुटिया के बाहर बैठी ध्यान में लीन थी। तभी जो शांत था वो अशांत हो गया। पक्षियों की मधुर चहचहाट अब कर्कश करलब में बदल गई। जब एक शब्द गूंजी उस जंगल में, माँ। ध्यान में लीन देवी की आंखें खुली, आवाज की दिशा में भागने लगी। वहां पहुंच देखा उसने, उसकी फूल सी बेटी मुरझाई पड़ी है। झुकी वो उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले गई। बहुत जतन की, उसका हर संभव इलाज की। वो देवी होकर भी होनी को टाल नहीं पाई। 7वें दिन उस फूल सी बच्ची का शरीर ठंडा पड़ गया। पास में वो हिरन भी बैठा देख रोने लगा। वो अपने कुटिया में विराजमान शिवलिंग को पकड़ रोने लगी। अपनी साधनाओं और उपासनाओं का दोष उसे देने लगी। उसने रोते रोते ही श्राप दिया, अब हिरन का शिकार नहीं होगा, अब शिकार करेगा ये हिरन। उसने मंत्र फूंका, वहां बैठा वो हिरन का रंग काला हो गया। उसकी आंखें सफेद दूध के समान, सिंग इतने नुकीले तलवार के समान होने लगे। वो हिरन फुफकारने लगा जैसे कोई काला कोबरा नाग हो। वो दौड़ा जंगल में जैसे आज आजाद हुआ हो। वो हिरन आज भी वही है, मृत्यु दूत बनकर। उसके बाद से उस देवी और उसकी बेटी का क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसका एक ही निवारण है बेटी, वो शिवलिंग। उस शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करना होगा। 1008 बार महामृत्युंजय मंत्र की जाप करनी होगी तुम्हारे भाई कुषाण का नाम लेकर। उस देवी से क्षमा याचना करनी होगी तुम्हें बेटी। तब तक तुम्हारा भाई यहीं रहेगा मेरे इस मंदिर में। तुम जाओ ढूंढो उस शिवलिंग को। याद रहे 1008 बार मंत्र जपना है। नदी से जल लेकर रुद्र अभिषेक भी करना है। बाबा इतना कहने के साथ चुप हो गए। कुषाण वहीं पुजारी बाबा के साथ रह गया। बाकी सब लौट आए। पद्मा शहर में बाबा की कही सारी हवन सामग्रियों को जुटाने में लग गई। कुषाण इधर भिरंगी गांव में किसी तरह एडजस्ट कर रहा था। कभी कभी उसे उसके दोस्तों की याद सताती तो उदास हो जाता। भाग 8। दिल्ली में आज भानु ने अंतिम सांस लिया। उसके पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। भानु के छोटे भाई ने कुषाण को खबर दी, जो भिरंगी गांव में टीले के ऊपर बने मंदिर में पुजारी बाबा की शरण में था। वो सुनकर रोने लगा। अचानक उसे भी कुछ होने लगा, उसका शरीर ऐंठने लगा, उसे कमजोरी महसूस होने लगी। पास ही ध्यान में बैठे पुजारी बाबा उसको देख दौड़े आए और उसे वहीं लेटाकर कुछ मंत्रोच्चार करने लगे। कुछ देर बाद उसकी हालत में सुधार हुई। शाम हो रही थी। पद्मा अपने ड्राइवर और गार्ड के साथ भिरंगी गांव पहुंची। साथ में कलेक्टर साहब भी थी। कलेक्टर साहब पुलिस वालों को उस वन में मौजूद शिवलिंग की खोज में लगा रखे थे। आज कुषाण का पहला दिन था। बाबा के मंत्रों ने उसे कुछ राहत अवश्य दिए थे, पर अब भी उसका मन विचलित ही था। उसे बार बार हर जगह वो हिरन ही दिखता। कलेक्टर साहब लौटने लगे। वो पद्मा को दिलासा देने के बाद उस गांव से शहर की ओर निकले। पद्मा उसी गांव में रुकी। 6वां एवं अंतिम दिन से एक दिन पहले आज सुबह कुषाण की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था। अजीब हुंकार लगता वो खूंखार हो चुका था। उसे मंदिर के पास एक पेड़ पर बांधा गया। पद्मा वहीं खड़ी रो रही थी। अचानक उसका फोन बजा। थाने के इंचार्ज मुकेश सिंह का फोन था। उन्होंने बताया उस शिवलिंग को ढूंढ लिया गया है। वहां कुछ पुलिस वाले मौजूद हैं। उन्हें धन्यवाद देती हुई कुछ ग्रामीणों के साथ वो निकली। जैसे जैसे वो वन में बढ़ती जा रही थी, वन और भी घना होता जा रहा था। चलते चलते उसके पांव दुखने लगे, पर वो रुकी नहीं। दोपहर होने वाला था। वो उस लोकेशन में पहुंची जहां कुछ पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। उसने देखा शिवलिंग मिट्टी में दबा हुआ था, इसलिए उसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया। इधर कुषाण अपने विचलित मन से लड़ रहा है। धीरे धीरे वो काली शक्ति उस पर हावी हो रही है। पुजारी बाबा वहीं बैठे हवन कर रहे हैं।
शाम के 5 बजे पद्मा नदी में स्नान कर घड़े में जल भर उस मलिन शिवलिंग को नहलाने लगी। साथ में महामृत्युंजय मंत्र के श्लोकों का जाप करने लगी। पुलिस वाले पहरे पर मुस्तैद थे। ग्रामीण भी वहीं शिवलिंग के पास बैठे गए। जैसे जैसे वो मंत्रों का जाप कर रही थी वैसे वैसे ही वहाँ रात और भी गहरी हो रही थी। घड़े का जल खत्म होता वो फिर नदी जाती और भर लाती और फिर से रुद्र अभिषेक करती, मंत्रों को फिर से दोहराती। इस तरह रात का प्रथम चरण समाप्त हुआ। अब दूसरे चरण का आरंभ था। उस जंगल में चारों ओर मनहूसियत का साया बिखेरा हुआ था। वो थक कर चूर हो रही थी, फिर भी वो रुक नहीं रही थी। ये जीवन और मृत्यु के मध्य संघर्ष की कहानी है, जिसमें दांव पर लगी है जिंदगी, उसके अपनों की जिंदगी। इधर कुषाण तड़प रहा था। हिरन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, उसे बुला रही थी। वो उस श्राप से लड़ रहा था। वातावरण में गंधक की महक फैली हुई थी जो उस हवन कुंड से आ रही थी। उधर पद्मा जी जान से लगी हुई थी। उस काली रात का तीसरा चरण अब आरंभ हुआ। कुषाण अब तड़पना छोड़ चुका था। वो भयंकर हुंकार करने लगा। वो काल की भांति नजर आने लगा। फिर भी पुजारी बाबा के मंत्रों का उच्चारण नहीं रुका। उधर सुबह होने को थी। पद्मा अचानक रुद्र अभिषेक करते करते गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इधर कुषाण भी बेजान होने लगा। सुबह हुई, सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी। पद्मा को होश आया। वो पूछी, मेरा भाई? तभी मुखिया जी दौड़े आए और कहने लगे, आपका भाई सुरक्षित है मैडम, आप देवी हैं, आपने वर्षों से चली आ रही श्राप के चक्र को तोड़ दिया। दोपहर का समय। कुषाण विशुनपुर के हॉस्पिटल में लेटा हुआ अंगड़ाई ले रहा था। पास ही पद्मा, उसके मम्मी और पापा खड़े थे। तभी कलेक्टर साहब की एंट्री होती है। वो पद्मा को एक लिफाफा देते हुए कहते हैं, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर। पद्मा उन्हें थैंक्स कहती है। इसी के साथ हमारी ये कहानी भी समाप्त होती है। प्रिय पाठकों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।